Hello, dear achievers. Today we are going to start a new chapter of social studies, which is called as when, where, and how. This is a very important chapter. So here we will study about what are the important of dates and how are dates important to us. इसका मतलब जो डेट्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में क्या है, क्या महत्व रखते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे डेट्स क्या है, कैसे पीरियडाइज होते हैं, कॉलोनियल क्या है। ये चैप्टर है सबका एक हाईलाइट है जो मैं बता दूँ। ये सारा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। एडमिशन रिकॉर्ड्स क्या है, इंपॉर्टेंट सर्वेज क्या है जो जो हमारे कंट्री में हुए थे पास्ट में, और व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट है, मतलब कैसे ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड थे जिन्हें बताया ही नहीं गया है, हम वो सब के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, सबसे पहला टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। Since earliest times, historians have been debating on the dates of history, when were rulers crowned and when were battle fought. History became too synonymous with dates. This was true political history when there was specific dates. Example, when king descended the throne, when he got married, the battle which he fought. इस पैराग्राफ का मतलब ये हुआ कि पहले टाइम में डेट्स थे ही नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कोई भी राजा अपने गद्दी पर कब बैठा पता नहीं, कोई समय नहीं। हम लोग जैसे अगर मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने, तो कब पीएम बने, इलेक्शंस हुए थे, कब हुए थे, 2019 में हुए थे, तो वो एक डेट है, टाइम है जिससे हम लोग पता कर लिए। पहले के टाइम में ऐसा कुछ था ही नहीं, ना कोई डेट था ना समय था, कुछ नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम आती थी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ सडन राइट करने में या याद करने में। कोई चीज़ को हम लोग नोट नहीं कर पा रहे थे। मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी, कोई राजा कब बना, किसी की शादी कब हुई, कोई लड़ाई कब हुई, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। हिस्ट्री इज़ डेफिनेटली अबाउट चेंजेस, और जो हमारा इतिहास है वो क्या है, एक पूरा कलेक्शंस है जिसमें हम लोग पास्ट से लेके पीरियड अभी फ्यूचर प्लस प्रेजेंट सबका एक कलेक्शंस है जो बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम से चलता आ रहा है, और उसको हम लोग नोट करते हैं। वही जो पूरा नोट्स बनता है वो क्या बन जाता है, एक हिस्ट्री बन जाता है, इतिहास बन जाता है। तो पहले जब डेट्स नहीं हुआ करते थे तो इसको लेके बहुत प्रॉब्लम आती थी। अब हमारा पास्ट जो था कैसे रिफ़र करते थे लोग, द पास्ट इज रिफर्स टू एज बिफोर एंड प्रेजेंट इज नोन एज आफ्टर। पहले के लोग ऐसे ही थे कि बिफोर ऐसा था, आफ्टर ऐसा है, कल परसों तरसों कोई डेट, वंस टुमारो यस्टरडे कुछ नहीं होता हुआ करता था। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी वो तो हम लोग ने पढ़ लिया। जैसे अगर हम एग्जांपल दूँ कि हम लोग चाय पीते हैं, तो अगर चाय पीते हैं तो 2 मिनट के लिए तो हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि चाय का इन्वेंशन कब हुआ होगा। हम लोग पेन का यूज़ करते हैं तो 2 मिनट के लिए तो हम लोग सोचते हैं कि पेन का इन्वेंशन कब हुआ होगा। तो बाय एग्जांपल अगर मैं दूँ कि पेन का इन्वेंशन नाम समझ लो 1900 सेंचुरी में हुआ, तो ये 1900 सेंचुरी है क्या एक्चुअली? 1900 सेंचुरी क्या है, एक टाइम है, एक डेट है। तो जब वो अगर डेट ही ना हो, आप सपोज कर लो कोई डेट ही ना हो, हम अगर प्रेजेंट लाइफ में भी जो सर्वाइव कर रहे हैं कोई डेट ही ना हो, कोई 21, 22 जुलाई अगस्त हो ही ना, सोचो कितना कितना एबनॉर्मल हमारा लाइफ हो जाएगा। कैसे हम कुछ नोट करेंगे, जस्ट इमेजिन, और उसके बाद कमेंट में बताओ कि अगर डेट्स ना हो तो क्या होगा, क्या जो हमारे डिफरेंस क्या आएगा, हमारे लाइफ टाइम क्या लाइफ स्पेन में ऐसा डिफरेंस आ जाएगा अगर डेट्स का कुछ हो ही ना, कोई डेट ना हो। अब डेट का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो, इनफैक्ट गिविंग अ फिक्स डेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस वेरी डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन जब स्टार्टिंग में अगर मैं कहूँ कि डेट ना हो और मैं कहूँ अब डेट दो, तो बहुत डिफिकल्ट आता है अचानक से कोई भी चेंजेस। डेट्स ही क्या, किसी भी चेंज को अचानक लाने में डिफरेंट तो आता है। सो ये जो प्रोसेस था, द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस वॉज वेरी डिफिकल्ट। दस फॉर द इंस्टेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू लेट डाउन वन सिंगल पर्टिकुलर डेट व्हेन द नेशनल मूवमेंट बिगन इन इंडिया. In history, we can only refer to approximate time spans of event which may have taken place in a certain time period. In history, we have tried to study how people earned in their livelihood, what they produced and how. देखो यहाँ नोट कर लो पॉइंट कि हमने हिस्ट्री से क्या क्या सीखा है। हमने हिस्ट्री से सीखा है कि पहले के लोग कैसे अर्न करते थे, क्या प्रोड्यूस करते थे, और कैसे हमारे शहर सिटी डेवलप्ड हुए, क्या क्या नए आइडिया थे जो पहले डेवलप किए गए और अब कल्चर और सोसाइटी में उसको हम रोज़ के रोज़ प्रेजेंटली उसको सर्वाइव कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसे क्या क्या कल्चर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। अब डेट्स क्या है, विच डेट्स, कैसे कैसे डेट्स होते हैं। क्या एक बात बताओ, डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं या हम इन्हें इंपॉर्टेंट बना देते हैं? 15 अगस्त 1947 एक नॉर्मल डेट था, लेकिन उसको पूरा दुनिया क्यों याद करके रखा है? क्योंकि उस दिन इंडिपेंडेंस मिली थी। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, हम उन्हें इंपॉर्टेंट बनाते हैं। 22 अगस्त माई बर्थडे, क्या 22 अगस्त पूरे दुनिया के लिए नॉर्मल डेट है, लेकिन मेरे लिए एक स्पेशल डेट है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे इंपॉर्टेंट बनाया है। ठीक है,
दे आर सर्टेन डेट्स फॉर मेकिंग डेट्स इंपॉर्टेंट। देखो वही मैंने कहा, डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन, पॉइंट नोट कर लो, डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट देयर ओन, वी मेक डेट्स इंपॉर्टेंट बाय फोकसिंग ऑन अ पार्टिकुलर इवेंट दैट अकर ऑन दैट डे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, किसी का बर्थडे बहुत किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी की एनिवर्सरी बहुत किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वैसे हिस्ट्री में क्या क्या डेट इंपॉर्टेंट थे? देखो, इन हिस्ट्री देयर वर वेरियस डेट्स इंपॉर्टेंट सच एज गवर्नर जनरल टुक ओवर द रिटायर्ड एंड ऑन सर्टेन डेट्स। इसका मतलब क्या था हिस्ट्री में, क्योंकि एक सही से कहूँ तो टाइम पीरियड कब आया, मेन टाइम का नोटेशंस कब आया, टाइम का लिखना लोग कब चालू किया, मेनली लिखना चालू किया कब? जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ, जब ब्रिटिश राज स्टार्ट हुआ, तब मेनली एकदम फोकस किया गया लिखने पे, क्योंकि इंडिया में लिखने वाला सिस्टम ही नहीं था। बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे आपने सुना होगा ऑटोग्राफी ऑफ अकबर, क्या कहते हैं उसे? अकबरनामा। ऑटोग्राफी ऑफ बाबर, क्या कहते हैं उसे? बाबरनामा। मतलब जो बड़े बड़े राजा महाराजा टाइप के लोग थे, उन्हीं की डेट वाइज लिखी पूरी हिस्ट्री आपको मिलेगी, नहीं तो नॉर्मल लोग की नहीं मिलेगी। लेकिन आज क्या है, आज सबके पास अपना एक ऑटोबायोग्राफी, सब चाहे तो लिख सकता है, क्योंकि आज एक डेट का सिस्टम आ चुका है हमारे कंट्री में। तो ये कंट्री में डेट का सिस्टम लाया किसने? ब्रिटिश कॉलोनिज्म ने। क्या सिस्टम लाया उन्होंने उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था डेट में लिखना कि गवर्नर जनरल ने कब अपने पोस्ट को टुक ओवर किया और कब वहाँ से उन्होंने रिटायर्ड किया। सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स उनके लिए ये थे। अब क्या है, वी कैन साइट एन एग्जाम्पल बाय कोरोनेशन ऑफ वैरेन हास्टिंग। वैरेन हास्टिंग कौन थे, किसी को पता है? मैं बताता हूँ। वैरेन हास्टिंग हमारे कंट्री के, मतलब ब्रिटिश कॉलोनिज्म के राज में सबसे पहले जो, जैसे ब्रिटिश जैसे गवर्नर जनरल जब पोस्ट होते थे, तो ये सबसे पहले गवर्नर जनरल थे जो हमारे कंट्री में पोस्टेड थे। उनका नाम था वैरेन हास्टिंग, जैसे मैंने बताया। अब इन्हीं के बाद मतलब अगर लाइन से आप देखते जाओ तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन नोटेबल क्या है कि सबसे पहले कौन थे और सबसे लास्ट कौन थे? सबसे लास्ट कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनके लिए ब्रिटिश कॉलोनिज्म की इंपॉर्टेंट यही था कि इनकी पोस्टिंग कब हुई, मतलब इन्होंने ज्वाइनिंग अपने पोस्ट पे ज्वाइन कब किया, वो डेट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर इनके राज में क्या किया, मतलब जब इन्होंने पोस्ट संभाली तो इन्होंने क्या बड़े बड़े काम किए, वो इनके लिए नोटेबल था। तो बड़े बड़े काम किए होंगे, किसी डेट को तो किए होंगे ना, वही डेट्स इनके लिए इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। फिर इन्होंने कब रिटायरमेंट लिया, वो डेट इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। ऐसे ही अकॉर्डिंगली बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, जैसे हास्टिंग आए, उनके बाद वेल्सली आए, उनके बाद बेंटिंग आए, ऐसे बहुत सारे गवर्नर जनरल आए। अब दीज इंक्लूडेड क्या क्या थे, जैसे मैंने बताया अभी, इनके लिए हास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि हास्टिंग कौन थे? आपको मैंने बताया हास्टिंग यहाँ आगे सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। वेल्सली कौन थे? सेकंड गवर्नर जनरल। उसके बाद बेंटिक आए, फिर डलहौजी आए, फिर रायपन आए, फिर कर्जन आए, फिर इरविन आए, ऐसे तरह से बहुत सारे हैं। ये सारा डेट्स हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंस ये खुद क्यों रखता है, क्योंकि ये खुद में एक इंपॉर्टेंट डेट है। इनकी पोस्टिंग कब हुई खुद इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये बुक में भी फोटो दिया हुआ है, कौन है? यही है वैरेन हास्टिंग। और इन्होंने कब अपने पोस्ट ली थी? 1773 में। नोट कर लो पॉइंट, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। वैरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल कब बने थे? 1773 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है, ठीक है, याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। देखो, हाउ डू वी पीरियोडाइज, मतलब अब कैसे ये टाइम का नोटेशन पीरियोडिसिटी में आया, कैसे हमने भी जाना कि टाइम इंपॉर्टेंट है। ये तो ब्रिटिश लोगों ने बताया कि हाँ हमारे गवर्नर जनरल का टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम लोगों ने कैसे जाना? देखो, जब 1817 में एक स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर जेम्स मिल बॉट अबाउट अ 3 वॉल्यूम बुक, इन्होंने क्या किया ना, 3 वॉल्यूम बुक लिखा। 3 वॉल्यूम बुक का मतलब क्या हुआ? एक बुक था जिसके उन्होंने 3 पार्ट में उन बुक को लिखा। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मिल डिवाइडेड इंडिया इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। एक मिनट, इनके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? जेम्स मिल क्या थे? जेम्स मिल एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। कहाँ के? स्कॉट के। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो, ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट कर लो। हिस्ट्री है, हिस्ट्री मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट ऑफ डेट्स। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेट याद कर लो। 1817 में आए थे, स्कॉटिक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। क्या नाम था? जेम्स मिल नाम था। इन्होंने एक बुक को 3 भागों में लिखा, आगे हम पढ़ रहे थे। और इन्होंने कैसे बांटा था उस बुक को? 3 पीरियड में बांटा था, जिसमें पहला नाम इन्होंने दिया था हिंदू, दूसरा वाला पार्ट का नाम दिया मुस्लिम, और तीसरा को क्या दिया? ब्रिटिश। दिस वे पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज एक्सेप्टेड वाइडली। ऐसे क्या किया ना कि हर लोगों ने, मतलब सब लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। उसके बाद बाय डिवाइडिंग हिस्ट्री इंटू 3 पार्ट्स वी डेमोक्रेट इट इंटू क्रोनिकल चेंजेस। तो इनसे क्या हुआ, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्होंने चेंजेस किया, उससे क्या हुआ? ये हुआ कि इनके जो चेंजेस आए ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक टिके रहे हैं। सब लोगों ने डेट्स का इंपॉर्टेंट समझा कि डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने दूसरा काम क्या किया, अपार्ट फ्रॉम मिल्स क्लासिफिकेशन ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री टू 3 पीरियड्स, एंशिएंट, मिडिवल। देखो अगर हम मिल्स क्लासिफिकेशन को 2 मिनट के लिए हटा भी दें तो ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा। ये तो आप लोग सब पढ़े होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मेनली यही हम अपने किताबों में पढ़ते हैं। एंशिएंट वॉज आइडेंटिफाइड इन हिंदू, वही चीज़ था, कुछ अंतर नहीं था। एशियंट को क्या नाम दिया गया, हिंदू नाम दिया गया। मतलब जो जेम्स मिल ने हिंदू नाम दिया था उसे चेंज करके ब्रिटिशर्स ने क्या दिया, एंशिएंट। मेडिएवल को मुस्लिम कहा गया क्योंकि मुस्लिम जेम्स मिल का दूसरा पार्ट था, तो उन्हीं का नाम इन्होंने मेडिएवल दे दिया। और हम लोग ने लास्ट पार्ट को क्या नाम दिया था, ब्रिटिशर्स, तो उनको नाम क्या दे दिया इन्होंने, मॉडर्न। मतलब एंशिएंट फिजिक्स हम जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, हिंदू के बारे में, मेडिएवल हिस्ट्री में मुस्लिम के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री में फिजिक्स ब्रिटिश के बारे में। सच ए पीरियडाइजेशन वॉज एलियन टू एनी अदर कल्चर। अब ये तो किसी के लिए बहुत अजीबोगरीब हो गया कि पहले भी वैसे ही पार्ट आया, अब उसी को एक नया नाम दे दिया गया। इट इज़ एम्ड एट क्रिएटिंग डिविजन एंड शोइंग ब्रिटिश रूल। बस इसका एम क्या था ना, इनका एम था, क्योंकि वो तो स्कॉटिश थे, तो इनका एम था ब्रिटिशर्स का कि जो किताब है वो हमारे नाम से है, ब्रिटिशर्स के नाम से है। अगर किसी का एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है, प्रचार भी हो रहा है, तो हमारा नाम फैले कि ब्रिटिशर्स ने इस किताब को लाया है। अब हम पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म मैं उतने देर से कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो देखो ब्रिटिश यहाँ आएगा था, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश ने यहाँ पे आया और पूरे भारत में उन्होंने कब्जा कर लिया। देखो उनका स्टार्टिंग कैसे हुआ, ब्रिटिश केम टू इंडियाज ट्रेडर्स, मतलब एक ट्रेडर्स के तौर पे आए, मार्केटिंग करने, कुछ बेचने, एज अ बिजनेसमैन, एंड देन इस्टेब्लिश देमसेल्व्स एज कॉन्करर्स। सब कॉन्करर्स भी कैसे बने, कैसे कॉन्करर बने, कैसे राजा बन गए, बताओ तो। कॉन्करर मतलब पता है क्या होता है, कॉन्करर होता है जो राजा ना हो के भी राजा होता है, उसको कॉन्करर कहते हैं। नहीं तो जो राजा होता है उसको एम्परर कहते हैं, ठीक है। और सब गेटिंग कैसे किए उन्होंने, लोकल राजा एंड नवाब्स, क्या किया ना उन्होंने, जो वहाँ के लोकल राजा लोग थे, नवाब लोग थे, उनको अपने तरफ करना चालू कर दिया। क्या, किसी चीज़ का लालच लोभ देकर। ब्रिटिशर्स थे तो मैनमेड तो किताब हम लोग जितना भी था वो मैनमेड को तो फॉलो करते नहीं थे, वो तो मशीन मेड बनाते थे। उनका समझ लो कपड़े हो गए, उनका कोई फल हो गया, जो भी आएगा एकदम पैक्ड आएगा, तो लोग को भी लगने लगा कि हाँ ये तो बड़े लोग हैं। उन्होंने ही मतलब फ़ोन वोन कैमरा का आविष्कार किया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसके कारण क्या हुआ ना कि उन्हें एक बड़ी मोनोपोली मिली, एक बड़ा मार्केट मिल गया। बड़ा मार्केट मिलने से क्या हुआ कि उनका प्रॉफिट जल्दी जल्दी होने लगा। इस कारण से क्या हुआ ना कि उनको यहाँ पे टिकने में भी बहुत कम टाइम लगा। क्या करते थे वो, दे कलेक्टेड रेवेन्यू, बॉट कमोडिटीज एट लो प्राइसेस एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स विच गेव देम प्रॉफिट। इसका मतलब क्या था कि पहली बात तो रेवेन्यू लेते थे, और क्या कहते थे ना कि जो सामान लाते थे, मतलब उन्होंने जो बनाया वो बहुत कम दाम पे लेते थे। मतलब अपने मशीन पे तो जो उनका कॉस्ट लगा सो लगा, वो बहुत कम दाम पे ही उसे ले लेते थे। यहाँ अपना इंडियन मार्केट में उसको ज़्यादा दाम वो बेचा करते थे। क्या करते थे, प्रोड्यूस क्रॉप्स विच गेम, अब देखो क्रॉप्स भी प्रोड्यूस करवाते थे। अब मैंने बताया ना राजा लोग को अपने तरफ कर लिया, तब तो ये कहेंगे कुछ नहीं सामने से, ये जाकर डायरेक्ट राजा को कहेंगे, राजा हुक्म देगा। और भाई राजा अगर हमारा ही नरेंद्र मोदी अगर हमें कुछ बोले आधार कार्ड बनाना ज़रूरी है, बताओ हर एक इंडियन ने आधार कार्ड बनाया या नहीं बनाया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी हमारे मतलब तानाशाह बनते, नहीं, नो, लेकिन उन्होंने जब बोला तो हमने किया या नहीं, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। एक रिस्पेक्ट है प्लस एक राइट से कि हम बना सकते हैं। वैसे ही अगर राजा भी कुछ बोलेगा तो प्रजा को करना पड़ेगा। ब्रिटिश रूल फॉर चेंजेस इन पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल इकोनॉमिक फील्ड्स, दिस पीरियड इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। इसी पूरे टाइम को ना जब उन्होंने अपना धीरे धीरे राज बनाया था पूरे इंडिया में, उसी टोटल टाइम को क्या कहते हैं, कोलोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कोलोनाइजेशन, ब्रिटिश कोलोनाइजेशन इसी को कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूशन रिकॉर्ड्स, अब देखो इनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूशन रिकॉर्ड्स क्या कहता था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड्स का मतलब क्या था, वन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री वॉज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट एवरी पॉलिसी डायरेक्शन एंड प्लान ऑफ द ब्रिटिश हैड टू बी रिटन क्लियरली। इनका मतलब था, इनका मानना था कि इनका जो भी प्लान हो वो एकदम सही लिखा होना चाहिए, या प्लान हो या पॉलिसी हो या डायरेक्शन हो, सब कुछ एक रिटन नोट्स में ना चाहिए था। ये कुछ भी डायरेक्ट नहीं करते थे, एकदम रिटन, सारा चीज़ रिटन। कोई नोटिस भी आए तो इनको रिटन में चाहिए। इन इंक्लूडेड मेटिकुलस रिकॉर्डिंग। इसके कारण क्या हुआ ना कि बहुत सारा ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स बनना चालू हुआ, लेटर्स चालू हुआ, डॉक्यूमेंट बनना चालू हुए,
ऑल ऑफिसर्स हैड देयर रिकॉर्ड, जितने भी ऑफिस थे सब में उनका अपना रिकॉर्ड रूम्स था जिनमें सिर्फ इस रिकॉर्ड्स रखा जाता था। स्पेशल म्यूजियम्स बना जिनमें सिर्फ इनका आर्चिव रखा गया, लाइब्रेरी में इनका किताबें रखे गई, जो लोकल या प्रोविंशियल हर जगह एट अदर लेवल्स टू कीप रिकॉर्ड, हर लेवल पे ऐसा लाइब्रेरी या हमारे स्पेशलाइज रूम खुलवाया गया जहाँ पे इनका लोकल हिस्ट्री रखा रहता था। विद द स्प्रेड ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग, जो पेंटिंग का जो आर्ट जब नया नया हमारे लोग में मतलब इंडिया में चालू हुआ, लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसके कारण क्या हुआ ना कि लार्ज नंबर, बहुत सारा कॉपी बनना चालू गया, जिनके रिकॉर्ड्स थे उनके बहुत सारे कॉपी बनने चालू हो गए और लगभग सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इनका सारा रिकॉर्ड पहुँचने लगा और बहुत बड़े मात्रा में, छोटे मोटे मात्रा में नहीं, बहुत बड़े मात्रा में पहुँचने लगा। उसके बाद क्या था, अब इन्होंने सर्वे करना स्टार्ट किया। सर्वे क्या है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है सर्वे का, देखो सर्वे का इंपॉर्टेंस बताते हैं। ब्रिटिश रूल वॉज बेस्ड ऑन मैक्स, देखो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश रूल वॉज बेस्ड ऑन मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन इन मिनिमम टाइम। पॉइंट को आप लोग नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश रूल वॉज बेस्ड ऑन, इनका जो ब्रिटिश रूल था ना ये इसी पॉलिसी में स्टार्ट ही हुआ था कि इनको मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन कर देना है, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन कर देना है, वो भी कितने में, मिनिमम टाइम में, ज़्यादा से ज़्यादा विनाश कर देना है इन लोग को कम से कम समय में। इन लोग का यही पॉलिसी था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे देश को बर्बाद कर दें, और वो भी जितने कम से कम समय में हो सके। अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन सर्वेइंग बिकेम ऑन, अब इन्होंने क्या किया ना कि अब सर्वे इनका इंपॉर्टेंट हो गया इनके लिए। बाय द 19th century सर्वेज वे डन टू द मैप। 19th सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ ना कि सर्वे इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। और सर्विस कैसे करते थे, वे डन टू मैप द इंटायर कंट्री। अब देखो पूरे देश को एक नक्शे पे उतारने का इन्होंने सर्वे किया। ये चाहते थे कि तनी ये लोग भी तो देखें हमारा भारत देश कितना बड़ा विशाल देश है। सर्वे वे कैरीड आउट टू, ऐसे सर्वे नहीं हो, देखो सर्वे इनका क्यों इन्होंने सर्वे करवाया कि लोग पता कर सकें कि कितना हम रेवेन्यू यहाँ से एसेस कर सकते हैं, कितना फ्लोरा ले सकते हैं, मतलब सिर्फ लूटना था, फोना ले सकते हैं, टोपोग्राफी ले सकते हैं, पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग, हमारा जितना कुछ भी नकल कर सकते थे, लूट सकते थे, इन्होंने किया। हर जितना मैक्स हाई लेवल तक जा सकते थे। 19th सेंचुरी के इन तक सेंसस वाज कैरिड आउट, पूरा सेंसस एक रिपोर्ट बन गया कि हमारा भारत देश में क्या है नहीं है, कितना यहाँ पे अभी भी हम इनके पास है जो लूट सकते हैं, ये लोग इतना लूट चुके हैं सब। दिस हेल्प टू नो द डिटेल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एरिया, प्रोविंस एंड द कंट्री। इसके कारण क्या हुआ ना कि इनके डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, हमारे एरिया के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर मतलब पार्ट बाय पार्ट, गली की एक गली, एक घर, एक दरवाज़ा इन्होंने ना छोड़ा था, सबका एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बनाया था, एक मैपिंग पे पैटर्न बनवाया था, एक प्रोविंस या एक कंट्री, पूरे के पूरे कंट्री को। इन एडिशन सर्वेज ऑल्सो डन फॉर बोटनी, देखो बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए, आर्कियोलॉजी, फॉरेस्ट, सबके लिए इन्होंने सबके लिए सर्वे करवाया। ऐसा ये कुछ नहीं करते थे, बहुत कम ही काम इन्होंने ऐसा किया जिससे हम इंडियंस को फ़ायदा हुआ है। और ऑफिशियल रिकॉर्ड में बहुत सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड ऐसे था जिन्होंने बताया ही नहीं, इन्होंने वो चीज़ नोट नहीं करवाया। द मायरार्ड रिकॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट है ये, मायरार्ड रिकॉर्ड गिव अन द इंसाइट इनटू द एक्टिविटीज ऑफ ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। दे डू नॉट टेल अस व्हाट अबाउट द पीपल डिड कंट्री एट दैट टाइम, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द अदर सोर्सेज। देखो आप ब्रिटिश का कोई भी किताब उठा लो, उसमें ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ के लोग क्या करते थे, बस ये लिखा रहेगा हाँ खेती करते थे, कि सारे लोग खेती करते थे A to Z, छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा लोग सिर्फ खेती किया करते थे। दीज मे इंक्लूड द डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स, बायोग्राफिक्स of important person, account of leaders, reformers, etc. Recorded history of the colonial period do not tell us about the lives of tribal peasants and other ordinary people। देखो रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो था कॉलोनियल पीरियड में वो सब नहीं बताता है कि ट्राइबल लोग का लाइफ कैसा था, कैसे वो लोग जी रहे थे, जो पीजेंट्स थे, गुलाम थे, वो कैसे जी रहे थे, या ऑर्डिनरी आदमी कैसे जी रहा था, क्या काम कर रहा था। उन्होंने इसके बारे में उन्होंने कुछ डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि इनको ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं लगा। ये तो अपना में ही बिजी थे, पता है ना मैं किस चीज़ में बिजी थे, ये इसमें बिजी थे। इसमें देखो मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन किसमें है, मिनिमम टाइम में, तो इसी समय बिजी थे, तो इन्हें समय कहाँ से मिलेगा और नए लोग के दुख जानने का। दिस वॉज अंडरटेकन ओनली आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये कब हुआ, जब हमारे लोग पावर में आए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट स्वराज स्वतंत्र देश बना, तब जाके हमारे लोगों को ये सोच आई कि हाँ हमें यहाँ के लोगों के बारे में भी लिखना चाहिए कि हमारे लोग क्या करते थे, सिर्फ ब्रिटिश के बारे में नहीं लिखना चाहिए। चलिए रिकॉल कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोगों ने पढ़ा कि हिस्ट्री किससे बना है, हिस्ट्री बना है वर्ड हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया क्या है, हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी। द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन इट्स कैपेसिटी टू हेल्प, क्या करता था, पास्ट इवेंट को होल्ड करने में मदद करता था, ये जो था
इन अर्लियर पीरियड्स वेरी फ्यू पीपल नो टू राइट, अब पहले बहुत कम लोग लिखना जानते थे। द कंटेम्प्रोरी लिटरेचर न्यूज़पेपर, इसी से हमारे हिस्टोरियंस ने जानना चाहा। वन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नोइंग हिस्ट्री वॉज, इंपॉर्टेंट सोर्स क्या था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या रिकॉर्डेड पीपल। थैंक यू, गुड बाय।